सोते हुए जो लोग कहते हैं मुझे नींद ही नहीं आती, मैं इतनी दवाई खाता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप एक बार बेली ब्रीदिंग करिए और जैसे हाथों को आप लेफ्ट हैंड को बेली पे रखिए, राइट हैंड को हार्ट पे रख लीजिए। पहले 1 मिनट का भी अभ्यास नहीं और एकदम से 1 घंटा बैठना चाहते हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। आप पहले 1-2 मिनट से होके चलेंगे, 5 मिनट, 5-10 मिनट, धीरे-धीरे अगर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एक दो हज़ार नहीं, 10-20 हज़ार नहीं, 50 हज़ार से 60 हज़ार थॉट्स रोज़ हमारे मन में आते हैं और जो और ज़्यादा एक्टिव होते हैं और भी ज़्यादा होते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस जो थॉट्स आते हैं उनमें 70% आर नेगेटिव। बाल भाती भस्ती का है तो 100% प्रॉब्लम होगी जिन लोगों को हाई बीपी रहता है, हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर वो स्ट्रोक्स तेज लगाएंगे। एकम टीवी देख रहे सारे दर्शकों का मैं दमनप्रीत कौर स्वागत करदी हाँ। दर्शकों, आज की भज दौड़ भरी जिंदगी में हर एक इंसान जिहड़ा तंदुरुस्त होना चाहता है, पर अक्सर ही कहा जाता है कि इंसानों को इन्ना समा ही नहीं हुंदा कि वो अपनी सेहत वाल ध्यान दे सकन। आज दे इस प्रोग्राम दे विच असीं तुहानूं दस्सांगे कि योग की इंसान की जिंदगी में की महत्ता है ते इंसान नूं किस ढंग दे नाल योग करना चाहिए है। इस बाबत गलबात करने लई साडे नाल उचेचे तौर पर जुड़े ने पंजाब योगा आसना स्पोर्ट्स एसोसीएशन के वाइस प्रेजिडेंट संजीव त्यागी जी। सर, एकम टीवी ते तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। और मैं भी सारे जो एकम चैनल है उसका स्वागत करता हूँ। आज के अपने जो हमारा योगा का एक कार्यक्रम है, इसमें अपने एवरेस्ट योगा इंस्टीट्यूट के माध्यम से। जैसा कि हम लोग बात कर ही रहे हैं योग के ऊपर, तो वास्तव में ये हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसको हम भूल गए थे। लेकिन कोरोना के समय में ये बहुत ज़्यादा अभी लोगों ने रियलाइज़ किया है कि हमारी जो हेल्थ है वही एक्चुअल में हमारी सबसे बड़ी वेल्थ है और उसमें योगा ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हम योगा कहते हैं आज के समय में, लेकिन योगा कहने के पीछे भी बहुत बड़ा इतिहास है, क्योंकि जब तक ये योग था तब तक हम लोगों ने इसको नहीं अपनाया, जबकि हमारी विद्या है, हमारे ऋषि मुनियों की विद्या है, हमारे वेद पुराणों की विद्या है। लेकिन जब ये बाहर से वेस्टर्नाइज होके आया, योग से योगा बनकर आया, जैसा कि हम सभी को आदत है कि हम बाहर की चीज़ों को ज़्यादा अपनाते हैं, तब हमने योगा को अपनाया, योग को नहीं अपनाया था। लेकिन आज जागृति आई है और उस जागृति लाने में हमारे बहुत सारे जो योग शिक्षक हैं उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और मैं आज कुछ इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि योग से क्यों जुड़ना चाहिए, क्यों योग सर्वश्रेष्ठ है, क्यों दूसरे जो हेल्थ इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें और इसमें क्या 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 डिफरेंसेस हैं। बिकॉज ऐसा नहीं कि जिम खराब हैं या स्पोर्ट्स नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें करनी चाहिए, हमें सभी कुछ एंजॉय करना चाहिए, लेकिन हमें इसे बैलेंस रखना चाहिए। अगर हम बैलेंस नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि हम बीमार हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ का जो है इम्बैलेंस इज दैट्स कॉल्ड द डिजीज़, और वो इम्बैलेंस होने से योग आपको रोक सकता है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे आध्यात्मिक रूप से हो। तो योग विश्व का एक अकेला मात्र ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है कि जो आपकी कंप्लीट हेल्थ की बात करता है, कंप्लीट केयर करता है। चाहे हम फिज़िकल हेल्थ की बात करें, मेंटल हेल्थ की बात करें, या हम स्पिरिचुअल हेल्थ की बात करें, जो कि आजकल बहुत ही कम करते हैं। चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय के बच्चे हैं, जो यूथ हैं, वो बहुत दूर होते जा रहे हैं अध्यात्म से, और जबकि उसकी ज़रूरत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनका जो वर्कलोड है, चाहे वो स्कूल में है, कॉलेजेस में है, कहीं पे भी आप देखिए, वो पहले से घटा नहीं है, वो बढ़ा है। चेंज और चैलेंजेस हर जीवन में बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हैं, हर किसी के जीवन में चेंज और चैलेंजेस डे बाई डे बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो योग से हम उनको कैसे क्योर कर सकते हैं, वो हम वन बाय वन इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। कि हम जैसे सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा लाइफ स्टाइल, और सबसे बड़ा कारण ही हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके पीछे हमारा लाइफ स्टाइल होता है।
कि सुबह से उठने से लेके सोने तक की जो कहानी है, अगर इस पे हम थोड़ा सा काम कर लें तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम तो ऐसे ही ठीक हो जाएंगी। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। हाँ, सबसे पहले तो जब कोई भी योग करता है तो हमें सबसे पहले एक समय की जैसे हम बात करते हैं, एनवायरनमेंट और बहुत ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर है कि आप समय और प्लस आप कहाँ पर योग कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो हम सभी को पता है कि योग के लिए सुबह का जो समय है, बहुमुहूर्त का जो समय है, वो सबसे उपयुक्त है। वो क्यों अच्छा है सबसे, क्योंकि उस समय एक तो वातावरण बहुत शांत होता है, ऑक्सीजन का लेवल बहुत अच्छा होता है, और प्लस हमारा जो बॉडी और माइंड है वो दोनों फ्रेश होते हैं, क्योंकि हम रेस्ट और रिकवरी करके उठते हैं तो आप बहुत अच्छा फील करते हैं। तो सुबह का समय जो है वो सबसे अच्छा और सबसे उचित है, और जो एनवायरनमेंट हो वो अच्छा हो। अच्छी जगह बैठ के अगर करेंगे तो उसका उतना ही ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। ਜੀ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि योग कई बार लोगों को अवेयरनेस नहीं होती कि हमें योग कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि योग जब भी करें तो खाली पेट करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल फ्रेश नहीं होते, उनको प्रॉब्लम होती है, वो सोचते हैं योग करके फ्रेश हो जाए। तो योग एक बिल्कुल अलग चीज़ है और फिज़िकल एक्सरसाइज है वो डिफरेंट चीज़ है। तो जब आपने योग करना है, क्योंकि योग मैं फिर दोबारा दोहराना चाहूँगा कि वो आपके फिजिकल भी, मेंटली भी और स्पिरिचुअल भी, तीनों चीज़ों से कनेक्ट है। जब आप खाली कोई पोजीशन या पोस्चर्स को रिपीट कर रहे हो, रेपिटेशंस कर रहे हो, दैट्स इज कॉल्ड ओनली ए फिजिकल एक्सरसाइज। तो जब आप योग करते हो तो आप तीनों तरह से इन्वॉल्व होते हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका पेट खाली हो, आप सुबह फ्रेश होकर ही योग करें। ਜੀ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਕਰ ਪਾਉਣ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ये भी आजकल बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग योग करना चाहते हैं लेकिन उनके पास समय नहीं होता। तो आपको पता होना चाहिए कि योग में अब इतनी सारी रिसर्च हुई हैं कि अभी कॉरपोरेट सेक्टर में योगा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। ऐसे ऐसे योगा हैं, चाहे वो जैसे हम चेयर योगा की बात करें या कॉरपोरेट योगा की बात करें, आप अपने ऑफिस में भी बैठ के योग कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियों ने इसके लिए स्पेशली रूल डिज़ाइन किए हैं कि वो 10 to 15 मिनट का ब्रेक देते हैं और उसमें वो इंजॉय करते हैं, अपना योगा करते हैं, रेस्ट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। और उन कंपनियों की जो ग्रोथ है वो बड़ी है, उन जो एम्प्लॉयज़ थे उनकी वर्क कैपेसिटी भी बड़ी है। और फिर भी नॉर्मली जो खाने में सॉलिड डाइट के कम से कम 2 से 3 घंटे के बाद योग करना चाहिए। जो सेमी सॉलिड है तो कम से कम आधे से पौने घंटे का गैप होना चाहिए। पानी अगर साथ में भी ले सकते हैं, पानी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन अगर चाय वगैरह कुछ ऐसा लिया तो ट्राई टू कीप हाफ एन आवर डिफरेंस, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਯੋਗ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? बिल्कुल, क्योंकि देखो जब भी हम योग की बात करते हैं, आसनों की बात करते हैं, प्राणायाम की बात करते हैं, सूक्ष्म क्रियाओं की बात करते हैं, आप ध्यान रखें कि जैसे आप ऑफिस में हैं तो ऑफ कोर्स आप बहुत बड़े मेन और मेजर पोस्चर्स नहीं कर सकते, उन आसनों को परफॉर्म नहीं कर सकते वहाँ पे। लेकिन जो योग की सूक्ष्म क्रियाएं हैं, जो माइनर एक्सरसाइजेज ऑफ योगा हैं, जो जिनको हम जॉइंट एक्सरसाइज भी बोलते हैं, तो वो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। और उन्हीं में सबसे ज़्यादा पेन होता है हम लोगों को, उन्हीं की वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल सबसे ज़्यादा जो है वो सर्वाइकल पेन सबसे ज़्यादा और सबको परेशान करता है। शायद ही ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिन लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके लिए नेक एक्सरसाइज हैं, शोल्डर एक्सरसाइज हैं, आर्म्स एक्सरसाइज हैं, रिस्ट की एक्सरसाइज हैं, या बैठे बैठे ही बॉडी को ट्विस्ट करना है, या पैरों की एक्सरसाइज करनी है, या अगर कुछ भी याद ना रहे तो आप स्पाइन मूवमेंट को ध्यान रखें कि जैसे हमारा फॉरवर्ड बेंडिंग है, बैकवर्ड बेंडिंग है, साइडवर्ड बेंडिंग है, ट्विस्ट है, या लेंथनिंग है कि बैठे बैठे ही आप आराम से जैसे हम ताड़ासन करते हैं तो आप इंजॉय करें, तो इससे पूरा शरीर खुल जाता है और आप इंजॉय करें, ज़्यादा ताकत ना लगाएं क्योंकि उस समय आपकी बॉडी वार्म अप नहीं है, तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगानी। उससे क्या होगा कि हो सकता है प्रॉब्लम बढ़ जाए। तो हमेशा जब भी आप ऐसे फेस में योगा करते हैं तो फोर्स नहीं लगाना है, केवल फील होना चाहिए कि आपको आनंद आना चाहिए। अगर आनंद से ज़्यादा आपको पेन आ रहा है तो वहाँ मैं एडवाइस नहीं करूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा जोर लगाना है या स्ट्रेच करना है। ਜੀ ਸਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਗਾ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੋ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਸਕਣ।
जैसे हमारे नेक एक्सरसाइजेज हैं तो ये बहुत कॉमन है, और हमेशा ध्यान रखें कि जब योग की बात करें तो हम प्राणों की भी बात जरूर करेंगे, श्वासों की बात जरूर करेंगे। योग का मतलब ही श्वासें हैं और प्राण ही परमेश्वर तक ले जाता है, और योग का तात्पर्य भी यही कि ईश्वर को प्राप्त होना या ईश्वर में एक हो जाना। तो जब हम अपने आप से मिल जाएंगे, ईश्वर से मिल, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जब आप नेक एक्सरसाइज करें कोई भी, तो इनहेल एक्सहेल के साथ बिल्कुल धीरे धीरे करना है, और धीरे धीरे जैसे इनहेल करते हुए ऊपर और एक्सहेल करते हुए नीचे, और हो सके तो आंखों को भी उस समय बंद रखिए, क्योंकि आंखें मन का द्वार हैं। आंखें बंद होते ही हमारा मन स्थिर होने लगता है, और जो तनाव है वो कम होने लगता है, और हमारे हैप्पी हार्मोन्स जो हैं वो जनरेट होने लगते हैं, जिससे तनाव कम होता है। तो आप ऐसे ही फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों तरफ इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे, और इसी को साइडवेज। यदि आप आंखें नहीं बंद करना चाहते तो मत कीजिए, और अगर आंखें बंद करके आपको चक्कर आते हैं या कोई भी ऐसी घबराहट होती है तो आंखें खोल के कीजिए। और मैं यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच या जोर लगाते हुए नहीं दिख रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि आपने धीरे धीरे करना। फिर इन्हीं को ट्विस्ट कीजिए आराम आराम से। आप देखिए तो जो सारा तनाव है वो अक्सर कर हमारे नेक की बैक के आसपास इकट्ठा हो जाता है, हमारे जॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, तो उनको इस तरह से आप रिलैक्स करिए। देखिए कितनी अच्छी सिंपल सिंपल सी एक्सरसाइज है कि हमने दोनों आर्म्स को पैरेलल किया, और फिर यहीं से आपने चेयर को होल्ड करते हुए या अपने आप को हल्का सा ट्विस्ट करना है। और क्योंकि स्पाइन ऐसे एक हमारा माध्यम है, जितने भी हमारे सारे कोड हैं वो स्पाइन से होके गुजरते हैं। अगर कुछ भी किसी भी चीज़ की अगर हम बात करें तो स्पाइन को इग्नोर नहीं कर सकते। हमारा ब्रेन, बैली और बैक, ये तीन ऐसे शार्प वेपन है कि इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर एक भी डिस्टर्ब होगा तो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो स्पाइन के लिए ज़रूरी है कि वो ट्विस्ट करें, हम लोग हल्का हल्का सा ट्विस्ट करें। नॉर्मल जीवन में हम ये नहीं करते हैं, हम ज़्यादातर फॉरवर्ड बैंडिंग में रहते हैं। चाहे हम किसी भी प्रकार का जॉब करें तो ज़्यादातर सामने, चाहे वो विद्यार्थी जीवन है, चाहे ऑफिशियल लाइफ है, कुछ भी है, चाहे कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, वो सामने की तरफ हमेशा झुका होता है। तो एक बैकवर्ड बेंडिंग और साइड ट्विस्ट जरूरी है कि उनके साथ साथ उसको बैलेंस करें, नहीं तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कई बार जैसे सियाटिका पेन है वो बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर हावी हो जाता है, या सर्वाइकल का पेन है और वो इतना ज़्यादा सीवियर हो जाता है कि लोगों को चक्कर आने लगते हैं, वॉमिटिंग आने लगती है, या कुछ लोगों का बीपी उसकी वजह से शूट होने लगता है। तो ये जो ट्विस्टेड एक्सरसाइज, इनको ट्विस्टेड पोस्चर्स भी बोलते हैं, ये उनको रिलैक्स करेंगे और 100% बहुत आराम मिलेगा, और कोई डरने वाली बात नहीं, कोई इंजरीज नहीं होगी। जो लोअर रीजन है, अक्सर जो हमारा एल रीजन है, उसमें लोगों को अक्सर कर प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। लेकिन करना आराम से, सुगमता के, सरलता के साथ करना है। कभी भी आपने फोर्स नहीं लगानी, और हो सके तो एक अच्छे टीचर के सानिध्य में करेंगे तो और अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और ऐसे ही हम लोग, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा कि चेयर पे आप बैठे हो या आप कहीं पे भी ऑफिस में खड़े हो के बैठ के आप सामने की तरफ हल्का हल्का सा केवल रिलैक्स करते हुए, बिल्कुल आराम से, जितना पॉसिबल है उतना अपने आप को स्ट्रेच करें धीरे धीरे सामने की तरफ, और ऐसे ही हल्का सा पीछे की ओर। जब आप बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे तो आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। जो अपर बैक है स्पेशली, उसमें बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। फिर ऐसे ही साइडवेज, ये बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग, अगर आप करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इनसे आपको सारे दिन की थकान 5 मिनट में ही दूर हो जाएगी। अगर आपके पास 5 मिनट है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन एक्सरसाइज को ज़्यादा प्रेफरेंस करें। हमने स्पेशली कोविड टाइम में अपने एवरेस्ट योगा इंस्टीट्यूट में कोरोना के लिए गाइडलाइंस बनाई योगा को लेकर, वो बहुत लोगों ने वॉच की, और हम लोगों ने पूरे ही जो कोरोना टाइम था उसमें वर्ल्ड में भी सबसे ज़्यादा लाइव सेशंस किए, वेबिनार, सेमिनार्स किए। तो हमारा एवरेस्ट योगा इंस्टीट्यूट के माध्यम से ये कि सभी लोग सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, और सुखी तभी रहेंगे जब हम स्वस्थ होंगे। क्योंकि एक बार को पैसा कम या ज़्यादा हो चल जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य किसी को कम नहीं चाहिए, सभी को अच्छा चाहिए। वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, स्वास्थ्य सभी को अच्छा चाहिए। और उसके लिए योग एक बहुत ही बेहतर विकल्प है, जो आप घर में भी बैठ के कर सकते हैं। क्योंकि आपको जिम भी जाना है, कहीं जाना है, खेलने भी जाना, तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन योग तो आप कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं, अपने घर के छोटे से कोने में कर सकते हैं। और ध्यान उसका एक बहुत बड़ा माध्यम है। जिन लोगों को मेडिटेशन का शौक़ है तो वो मेडिटेशन के थ्रू जो है अपनी मेडिसिन से दूर आ सकते हैं। क्योंकि आप देखते हैं बहुत सारे लोग बिना मेडिसिन के नहीं सो पाते। तो मैं ये कहता हूँ कि आप मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। मेडिटेशन जो है वो अपने आप धीरे धीरे छूटने लगेंगे, और आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। नींद अगर बहुत अच्छी आएगी तो आपका रिकवरी बहुत अच्छी होगी, जिससे आपको अगले दिन के लिए ऊर्जा मिलती है। तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन चीज़ों को आप अगर अपने ऑफिस टाइम में यूज़ करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे ही पैरों की एक्सरसाइज हैं कि धीरे धीरे पैरों को चलाना, या
अगर बटरफ्लाई पॉसिबल नहीं है तो खाली पैरों को ऊपर नीचे लिफ्ट करना, बाहर की तरफ खोलना या पैरों से सर्कल बनाना, तो वो बहुत ईजी है और बहुत पौराणिक एक्सरसाइज है जिन्हें को आज हम जिम में जाते हैं तो दूसरे दूसरे नाम से देख के हम बहुत उत्साहित होते हैं। चाहे वो प्लैंक सीरीज़ हो, चाहे किसी तरह की एब्स की कोर की हम एक्सरसाइज देखते हैं, ये तो सारी हमारे ऋषि मुनियों से चली आ रही है कि क्योंकि मैं खुद गुरुकुल में अध्यापक भी रहा हूँ और गुरुकुल से अध्ययन भी किया है, तो हमारे यहाँ सूत्र से भी जागिरदा कि दंड, आपने देखा भी होगा कि दंडों का अभ्यास जो होता है वो बहुत पौराणिक है। और पहले आपने देखा भी होगा कि चाहे हमारा कोई सा भी प्रदेश हो तो पहले मूंगरी वगैरह चलते थे, तब तो जिम का कल्चर भी नहीं आया था। तो हिंदुस्तान तो एक ऐसा देश रहा है कि जिसने हमेशा रिसर्च की है, खोज की है, क्योंकि खोज कोई भी होगी वो अंदर स्तर पर हमेशा बहुत अच्छी होती है। तो उन्होंने इन सारी चीज़ों का निर्माण किया था, लेकिन वो निर्माण बाद में आके रुक गया क्योंकि जो यूथ आए उनका शायद डायरेक्शन चेंज कर दिया गया, डेलिबरेटली हम लोगों को दूसरी तरफ मोड़ दिया गया। तो इसलिए हमारी जो बीच में ये 100 साल गए या 200 के कह लीजिए, वहाँ पे हम कोई रिसर्च नहीं कर पाए थे। तो इसलिए योग भी योगा जब बनकर आया तभी हम उसको अपना पाए। तो इन सारी चीज़ों को जरूर हमें ध्यान रखना चाहिए। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕਸ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਣ। सबसे अच्छी और सबसे सरल टेक्निक है कि हमेशा आंखें बंद करके बैठ जाएं और अपनी श्वासों पर ध्यान लगाएं। श्वासों से अच्छा दोस्त आपका कोई भी नहीं है और उनसे ज़्यादा कॉस्टली कोई भी नहीं है। यदि आप थोड़ी देर भी अगर आप एनालाइज करेंगे कि आपके लिए सबसे ज़्यादा कीमती क्या है पूरी दुनिया में, आप घूम के अल्टीमेटली अपनी सांसों पे आएंगे, अपनी प्राणों पर आएंगे, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है अगर ये साथ छोड़ जाती तो सब कुछ साथ छोड़ जाता है। बाकी हो सकता है आपका शरीर का कोई हिस्सा कट भी अगर जाए तो भी शरीर चल जाता है, हाथ कट जाते हैं। आपने देखो बहुत सारे लोग हैं, किसी के बेचारे के हाथ नहीं है तो किसी के पैर नहीं है, किसी के तो इतनी ज़्यादा ट्रेजेडी है कि हाथ और पैर दोनों नहीं है, तब भी शरीर सर्वाइव कर जाता है। लेकिन सांसें रुकती तो सब कुछ रुक जाता है। तो हम जो भी आप देखते हैं, गौतम बुद्धा ने जी भी जो टेक्निक बताई है विपासना मेडिटेशन भी जिसको हम कहते हैं, तो उन्होंने भी या जितने भी हमारे योगी हुए हैं सबसे ज़्यादा और सबसे बेस्ट का है सांसों का ध्यान, अपने प्राणों के ऊपर ध्यान केंद्रित करना। आप थोड़ी देर ही करें भले ही, क्योंकि हमें भी पता है कि इनिशियली क्या होता है कि लोग ये कहते हैं कि मेरा ध्यान नहीं लगा, तो क्यों नहीं लगता कि वो एकदम से आधा घंटा ध्यान में बैठना चाहते हैं या 1 घंटा ध्यान में बैठना चाहते हैं। पहले 1 मिनट का भी अभ्यास नहीं है और एकदम से 1 घंटा बैठना चाहते हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। आप पहले 1-2 मिनट से होके चलेंगे, 5 मिनट 5-10 मिनट, धीरे धीरे अगर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर एक साथ आधा घंटा बैठने की कोशिश करें ना आपका ध्यान लगेगा, आपको फिर बाद में क्या होगा कि वो जो अनुभूतियाँ होनी चाहिए वो नहीं होंगी और आप कहेंगे कि ध्यान में तो मुझे मज़ा ही नहीं आता, आप कभी होता ही नहीं है मेरे से ध्यान। तो आप सांसों से ध्यान करना शुरू करें। और जैसे हम देखो कहते हैं कि हम बाहर की सारी चीज़ों को प्यार करते हैं, अपने ब्रांडेड कपड़ों को प्यार करते हैं, शूज़ को प्यार करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़े ब्रांड हैं हमारे, हम उनको कभी प्यार करते ही नहीं, हम उनके बारे में कभी सोचते नहीं। जो हमारा हार्ट है, लीवर है, किडनी है, ब्रेन है, देखो दिन रात हमारे लिए 24 घंटे काम करते हैं, हम कभी उनके बारे में बात ही नहीं करते बेचारे, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए काम कर रहे हैं। जब आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, जब वहाँ पे आप कहते हो कि किसी तरह भी मेरे प्राण बचा लीजिए, तब वहाँ पे हम लाखों भी देने के तैयार हैं, करोड़ों भी देने के लिए तैयार हैं। अगर हम पहले ही थोड़ा सा ध्यान कर लें, उनसे दोस्ती कर लें, तो मैं कहता हूँ वो वहाँ तक आपको लेके जाएंगे ही नहीं, वो आपको पहले से ही रोक देंगे। तो उनका ध्यान करें तो बहुत मज़ा आएगा। उनको भी कहेंगे ऑल इज़ वेल, जैसे कहते हैं हम इंजॉय भी करते हैं, तो उन पे हाथ रख के कहें कि ऑल इज़ वेल, उनकी इस बात सुने, उनको क्या चाहिए, ना कि केवल अपने मन की बात सुने, उनकी भी सुने कि वो क्या डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्या उनको चाहिए। तो बहुत मज़ा आएगा जब शरीर और मन दोनों मिलके साथ काम करेंगे और आप उनकी भी सुने और वो आपकी सुनेंगे, तो बहुत अच्छा जीवन होगा। आई एम श्योर कि आप इंजॉय करेंगे। ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਤਕਨੀਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। हाँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या है क्योंकि हम लोग बहुत कट ऑफ हो गए थे योग से, हम लोगों को पता नहीं था। तो बहुत सारे लोग ध्यान को भी अलग समझते हैं, प्राणायाम को भी अलग समझते हैं, आसनों को अलग समझते हैं, लेकिन ये सारे योग के स्तंभ हैं। हमारी 8 स्टेजेस हैं। जैसे हम लोग जैसे कहते हैं, आपने भी सुना होगा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि।
तो ये 8 लिम्ब्स हैं योगा के, उसमें से जो प्राणायाम है वो चौथा लिम्ब है और बहुत ही अच्छा लिम्ब है। और ये लोगों को पता नहीं होता, वो जब हम प्राणायाम की बात करते हैं वो तो यही कहते हैं कि सांसें तो मैं अपने आप ले ही रहा हूँ, तो आ ही रही हैं, जा ही रही हैं, तो उसमें ऐसा क्या स्पेशल है। हाँ, स्पेशल हो जाता है जब आप उनको सही टेक्निक के साथ करते हैं, क्योंकि जो नॉर्मली आप श्वास लेते हैं छोड़ते हैं उसका एक साइंटिफिक रेशियो क्या है, तब जब हम डेप्थ में जाके बात करते हैं तब उन सारी चीज़ों का पता चलता है कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि नॉर्मली जो आदमी सांस लेता है छोड़ता है वो 2 से 3 सेकंड में सांस ले रहा है या उतने ही सेकंड में छोड़ रहा है, लेकिन एक प्राणायाम में हम रेशियो को फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि जितना समय हम सांस लेने में लगाते हैं, सपोज कीजिए हमने 4 सेकंड सांस लेने में लगाए तो हम 8 सेकंड सांस छोड़ने में लगेंगे, जिसको हम जैसे पूरक और रेचक कहते हैं। और जो कुंभक की हम बात करते हैं रिटेंशन, विदाउट दैट द प्राणायाम इज नॉट कंप्लीट। बिना कुंभक के प्राणायाम जो है वो कंप्लीट नहीं है। बट डे फर्स्ट से हम उसको अप्लाई नहीं करते, हम धीरे धीरे उसको अप्लाई करते हैं, तो उसको हम रेशियो के साथ करना शुरू करते हैं तो उसके बेनिफिट मिलते हैं। तो धीरे धीरे दोनों तीनों चीज़ों को हम एनहेंस करते हैं, यानी कि हम पूरक को भी, यानी कि सांस लेने को भी, जो इनहेलेशन है उसका भी टाइम हम डीप करते जाते हैं, और जो एक्सहेलेशन है जो मान लें 4 सेकेंड था 8 सेकेंड था उनको भी बढ़ाते जाते हैं, और जो होल्डिंग है धीरे धीरे उसको भी ऐड करते हैं, और उसका भी समय जो है वो छोड़ने से 2 गुना होता है। यानी कि 4 सेकेंड आपने सांस लिया, 8 सेकेंड छोड़ा और 16 सेकेंड होल्ड किया, तो उन तीनों पे हमें काम करना होता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, क्योंकि देखो भगवान ने, वाहिगुरु परमात्मा ने हर चीज़ की कैपेसिटी बनाई है, चाहे वो हमारा ब्रेन वेव्स हो, किसी भी, चाहे हाथ की स्ट्रेंथ है, पैर की स्ट्रेंथ है, ऐसे हमारी लंग्स की जो स्ट्रेंथ है, जो लंग्स कैपेसिटी है वो नॉर्मली हमारी 400 से 500 ml मैक्सिमम होती है नॉर्मली, अगर हम एक ह्यूमन बींग की बात करें। लेकिन जब आप एक योगी की बात करते हैं तो वो कहीं ज़्यादा हो सकती है, और ये एक ऐसी कैपेसिटी है जो आपकी आयु को बढ़ाती है, आपकी तेज को बढ़ाती है, आपके बल को बढ़ाती है। तो अगर आपके शरीर में प्राण विद्यमान हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। और जो प्राण हैं, जब हम इनकी डेप्थ में जाके बात करेंगे तो ये 10 तरह के प्राण होते हैं, 5 मुख्य प्राण होते हैं, 5 सब प्राण होते हैं। जो मुख्य प्राण हैं प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, फिर नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, तो इनका अलग अलग कार्य है। और इनमें जब बाधा आती है, कोई भी नस नाड़ी जब ब्लॉक हो जाती है, हम कहते हैं यहाँ पेन हो रहा है, तो पर्टिकुलर उस पार्ट में यानी कि वायु का विकार हुआ है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे शरीर में वायु का संचालन अच्छे से होता है, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होता है, और बीमारियां आप देखते हो कि जब आप प्राणायाम करते हो तो आपके शरीर से बीमारियां अपने आप दूर होने लगती हैं, क्योंकि आप ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा लेते हो, लंग्स कैपेसिटी बढ़ जाती है, आपके हार्ट को अच्छे से ब्लड सप्लाई होता है, और जो ब्लड की क्लीनिनेस है वो बहुत अच्छी होती है, वो स्मूथ हो जाता है। तो सारी चीज़ें बिल्कुल आराम से काम करती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्राणायाम को जानें। फिर उसमें अलग अलग तरह के प्राणायाम हैं, जैसे राजयोग में जब हम प्राणायाम की बात करते हैं, हठ योग में प्राणायाम की बात करते हैं, या हम अलग अलग जो हमारे योगा टीचर्स हैं या हमारे योग गुरु हैं तो अलग अलग तरह के उन्होंने प्राणायाम बताए हैं। लेकिन जो सबसे बेसिक प्राणायाम है, मान लिया बेली ब्रीदिंग है, ये हम सब लोग करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता, हम अवेयर नहीं होते कि क्या बेली ब्रीदिंग है। ये क्योंकि सोते हुए होता है केवल, आप देखते कोई भी छोटा बच्चा है तो जब वो सोता होता है तो उसका बैली पूरा ऊपर तक आता है। जैसे बैल्यून की अगर हम बात करते हैं, जब आप एक हवा भरते हैं तो वो आकार बड़ा हो जाता है, जब हवा निकाल देती है तो आकार कम हो जाता है। तो ये ब्रीदिंग रात को सोते हुए, जो लोग कहते हैं मुझे नींद ही नहीं आती, मैं इतनी दवाई खाता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप एक बार बैली ब्रीदिंग करिए, और जैसे हाथों को आप लेफ्ट हैंड को बैली पे रखिए, राइट हैंड को हार्ट पे रख लीजिए, और अगर आप 101 टाइम काउंट करेंगे, मैं कहता हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे कितने भी सालों से आप बीमार हो, कि आपको नींद नहीं, बल्कि इतनी अच्छी नींद आएगी कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आपकी जो सारी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगी। और ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चों के क्या होता है कि एक थॉट प्रोसेस जो होता है वो बहुत तेज होता है, और एक दिन में हमारे मन में कम से कम 1-2 हज़ार नहीं, 10-20 हज़ार नहीं, 50 हज़ार से 60 हज़ार थॉट्स रोज़ हमारे मन में आते हैं, और जो और ज़्यादा एक्टिव होते हैं और भी ज़्यादा होते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस जो थॉट्स आते हैं उनमें 70% आर नेगेटिव, तो इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ों से डर लगता है। लेकिन जब आप प्राणायाम करते हैं तो वही चीज़ पॉजिटिविटी में चेंज हो जाती है, आपको सकारात्मक देती है, आपको पॉजिटिविटी देती है, हर चीज़ को देखने का दृष्टिकोण हमारा बदल जाता है। तो ये फ़ायदे हैं प्राणायाम के कि आपको वो दृष्टि, कहते हैं ना कि दिशा ही नहीं पूरी दशा भी बदल देगा, और दृष्टिकोण पूरा बदल देता है, आपकी दृष्टि को ही नहीं दृष्टिकोण को ही बदल देता है। तो प्राणायाम के ध्यान के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सो इस तरह से अगर हम करेंगे लॉजिकली तो अनुलोम विलोम प्राणायाम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, और कपालभाति, भस्त्रिका है। लेकिन ये एक अच्छे टीचर की देखरेख में करे जाएं तो ज़्यादा एडवांटेजेस मिलेंगे। जी,
ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਪਾਲਭਾਤੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡ इफेक्ट भी हो जाते हैं तो दूजा सही तकनीक केड़ी है इस बारे भी जरूर दसो। हाँ, क्योंकि जब भी आप फास्ट ब्रीदिंग की बात करेंगे जैसे कपालभाति भस्त्रिका है, तो 100% प्रॉब्लम होगी जिन लोगों को हाई बीपी रहता है, हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर वो स्ट्रोक तेज़ लगाएंगे तो उनको साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे, उनका बीपी बहुत जल्दी अप हो सकता है। तो ध्यान रखें कि इसीलिए हमेशा योग के बारे में कहा जाता है कि एक अच्छे गुरु के सानिध्य में ही करना है, एक अच्छे गुरु की देखरेख में ही करना है, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो जिन लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम है, मैं यहाँ ब्रीफ में बता देता हूँ कि उनको कभी भी फास्ट ब्रीदिंग नहीं करनी चाहिए, उनको हमेशा स्लो ब्रीदिंग प्राणायाम ही करने। जैसे अभी हमने बताया नाड़ी शोधन प्राणायाम है, सूर्य भेदी प्राणायाम है। सूर्य भेदी भी इवन कई बार हम लोग नहीं एडवाइस करते, लेकिन वो स्लो करना है। जैसे चंद भेदी प्राणायाम है, जो जिसको हम सन साइट और मून साइट भी बोलते हैं, ये प्राणायाम आपके लिए बहुत अच्छे हैं। ये जैसे भ्रामरी प्राणायाम है, इनका अभ्यास करें। और जिन लोगों को बीपी डाउन है उनको धीरे धीरे हम कपालभाति भस्त्रिका के ऊपर लेके आते हैं, लेकिन वो अच्छे टीचर अगर हों, प्रॉपर रेगुलर चेकअप हो, डॉक्टर्स की जैसे कंसल्ट है उसके साथ करें, एज ए टीम अगर हम काम करें। क्योंकि बहुत सारे योगा टीचर जो हैं वो थोड़ा सा मेडिकल साइंस को गलत दृष्टि से देखते हैं, तो मैं उस पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो वास्तव में भगवान हैं और हमें एज ए टीम काम करने की ज़रूरत है। ये बहुत समय से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम सब लोगों ने एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो तब हमारे रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। क्योंकि जो मेडिसिन ने काम करना है वो मेडिसिन ने करना है, जो प्राणायाम ने करना है वो प्राणायाम ने करना है। तो अगर हम एज ए टीम मिलकर काम करेंगे, मैं कहता हूँ कि जो बीमारी 1 साल में ठीक होने वाली थी वो 6 महीने में, 3 महीने में बहुत जल्दी ठीक होगी। क्योंकि यहाँ पे हम एवरेस्ट योगा इंस्टीट्यूट में ऐसे ही काम करते हैं, डॉक्टर्स की एडवाइस से काम करते हैं, वो जो जैसे हमें गाइड करते हैं फिर उसके अकॉर्डिंग उन चीज़ों पे काम करते हैं, तो उससे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो ध्यान रखिए कि जैसा मैंने बताया कि जिन लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वो फास्ट प्राणायाम ना करें, यानी कि फोर्स ना करें, फील करें, केवल स्लो ब्रीदिंग करें, तो उनको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। उनका जो है कि वो कूल भी रहेंगे, शांत भी रहेंगे, और शांत रहेंगे, मन शांत कर लिया तो सारी चीज़ें अपने आप शांत हो जाएंगी। जी सर एक दो करके दिखा दो साढ़े दर्शकों को। हाँ, प्राणायाम ऐसा है कि देखो क्यों गलतियाँ होती हैं, यूट्यूब में भी आप देखते हो कि क्यों गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि ये चीज़ें देख के नहीं, प्रैक्टिकली करने की बात है। अगर मैं करके भी आपको दिखाऊंगा तो शायद आपको समझ में ना आए, पर चलिए जैसे मैम ने रिक्वेस्ट की मैं करके भी दिखा देता हूँ। तो मैं आपको थोड़ा सा कपालभाति के स्ट्रोक लगा के दिखाता हूँ, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस बताऊँगा आपको। क्योंकि वहाँ पे केवल जब भी हम कपालभाति की बात करते हैं तो आपको एक ही तरह की कपालभाति मिलती है, केवल वो फास्ट ब्रीदिंग करते हैं। लेकिन हम लोगों ने एवरेस्ट योगा इंस्टीट्यूट में जो हम किसी भी चीज़ को करते हुए, चाहे सिंपल आसन भी, उसको हमने 3 लेवल में डिवाइड किया है। क्योंकि देखो जब क्लास में जनरल क्लास की बात करते हैं या किसी कॉमन बात करते हैं, तो वहाँ पे यूथ भी है, उसमें 20 साल के भी लोग हैं, 40 साल के भी हैं, 60 साल के भी, तो वो तीनों लेवल पे बदल जाता है। तो मैं एक बार कपालभाति के स्ट्रोक लगा के दिखाता हूँ, भस्त्रिका के, आप भी इंजॉय कीजिए मेरे साथ। सही देखिए, कपालभाति जो है वैसे षटक्रम का एक हिस्सा है, लेकिन बहुत अच्छा प्राणायाम भी है साथ साथ में। और षटक्रम का हिस्सा होने से क्या है कि एक शुद्धि क्रिया है, तो जो हमारे कपालभाति यानी कि कपाल की शुद्धि करता है, हमारे ब्रेन को शुद्ध करता है। और खाली ब्रेन को ही नहीं, ये तो कहने की बात है, लेकिन वो हमारी पूरी बॉडी को बहुत प्योरीफाई करता है। तो कपालभाति और भस्त्रिका में केवल माइनर सा डिफरेंस है, आप फील कर पाएंगे। तो उसके लिए धीरे से अपने आंखों को बंद करके बैठना है। पहले सांसों को धीरे धीरे नॉर्मल करें, फिर धीरे से शुरू करें, ज़्यादा तेज से नहीं शुरू करेंगे। जिन लोगों को हाई बीपी है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, वो इससे ज़्यादा फास्ट ना करें। लेकिन जो नॉर्मल हैं, जो रेगुलर रूटीन में प्रैक्टिस करते हैं, जो चाहते हैं हम एडवांस अभ्यास करें, उनको देखिए कैसे अभ्यास करना है। थोड़ा सा अच्छे से सांसों को लेना, कमर गर्दन को सीधे करना, और फिर इस तरह से। और जो और भी अच्छा अभ्यास करना चाहते हैं तो थोड़ा सा स्पीड को हम और भी बढ़ा सकते हैं, उसमें हम और तेजी के साथ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए,
आपने देखा कि जब इनिशियल लेवल पे हमने किया तो वहाँ पे हमने कोई बंध नहीं अप्लाई किया, कोई कुंभक अप्लाई नहीं किया। ये डिफरेंस है यूट्यूब से सीखने में और एक डायरेक्ट सीखने में, प्रैक्टिकली सीखने में। लेकिन हमने एडवांस में बंद भी अप्लाई किया, उद्यान बंद को भी अप्लाई किया, मूल बंद को भी अप्लाई, यानी कि हमने बंदों को भी कर दिया, मूल बंद भी। लेकिन हम बिगनर्स में नहीं कर सकते। तो ये एक टीचर डिफरेंस लेके आता है अपनी क्लास में कि जब टीचर्स के सामने आप कर रहे होते हो तो इन बारीकियों का पता चलता है। और एक्सपीरियंस जब टीचर्स होता है तो उसका और भी अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं केवल वो फिजिकली डील करते हैं, केवल उनको इतनी डेप्थ नॉलेज नहीं होती शायद समय के साथ, या ये बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आजकल योगा में बहुत ज़्यादा फील्ड हैं। क्योंकि कोई खाली एज ए योगा टीचर में भी क्या कर रहा है कि आसनों पे काम कर रहा है, फिजिकल पे काम कर रहा है, मेंटल्स पे नहीं काम कर रहा है, थेरेपेटिकली काम नहीं कर रहा। तो ये बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे ही भस्त्रिका को हम देखेंगे कि भस्त्रिका में भी इनहेल करते हुए ऊपर जाना है और एक्सहेल करते हुए अभी हमने बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं अप्लाई किया। सो ये बिगनर लेवल पे आपने करना है कि उस समय बहुत ज़्यादा फोर्स ना लगाएं। कम से कम 10 से 15 दिन पहले इसी तरह प्रैक्टिस करें। जब धीरे धीरे आप कंफर्टेबल फील करने लगे तो थोड़ा सा फोर्स को अप्लाई करना है। सो कैसे करना है? इंटरमीडिएट लेवल में और फिर एडवांस लेवल में इससे भी हम और अच्छा कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सके, थोड़ा सा स्पीड को और बढ़ा सकते हैं और कुंभक को और बंधों को और अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए कैसे। आपको बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा सारा शरीर जो है वो बहुत हल्का हो गया, मन बिल्कुल शांत हो गया है। लेकिन इनिशियल लेवल पर अगर इतना फास्ट करेंगे आपको चक्कर आ जाएंगे। तो कभी भी आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, फाइंड आउट योर लेवल कि आप बिगनर लेवल पे हैं या इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, ये एडवांस लेवल पर प्रैक्टिस करें। तो चीज़ों को स्मूथ बनाना है, सरल बनाना है, स्वाभाविक बनाना है, ना कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाना है। तो बिल्कुल आराम से प्रैक्टिस करते हुए चलना है। सर योग ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? यस, जीवन में देखो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके अच्छे और या बुरे रिजल्ट नहीं है। अगर हम देखो भोजन की भी अगर हम बात करते हैं, जो हमें ऊर्जा देता है, हमारे को जीवन प्रदान करता है, अगर वही इम्बैलेंस हो जाता है, अगर ज़्यादा हो जाए तो हमें नुकसान देता है, ज़्यादातर प्रॉब्लम उसकी वजह से। तो आजकल क्या हो गया कि कॉम्पिटिटिव लेवल सा बढ़ गया, तो बहुत ज़्यादा हम करने के चक्कर में क्या होता है अपने आप को हार्म कर लेते हैं। तो हमें बैलेंस रखना है कि कितनी देर की हमारी क्लास होनी चाहिए, हमारा लेवल क्या है कि हम 20 ईयर्स हैं, 40 हैं, 60 हैं। क्योंकि आप एज डिफरेंस देखिए, एनर्जी लेवल देखिए, उसके अकॉर्डिंग क्लास डिज़ाइन होना चाहिए। नहीं तो साइड इफ़ेक्ट्स में क्या होगा कि आपको जॉइंट्स में भी प्रॉब्लम आ सकती है और आपको हो सकता है दूसरे रोग भी आ जाए। ਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? हमें हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम जाते ही एकदम से बहुत ज़्यादा पिक करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो सबसे पहला हमारा यही कि जब तक करते नहीं तो कुछ भी नहीं करते। जब जाते हैं तो एक ही दिन में पूरा पहाड़ खोदने की कोशिश करते हैं। तो इन चीज़ों को बदलना, ये हमारे योग में बाधक तत्व हैं। मतलब अति उत्साह भी होना बहुत ज़्यादा गलत है। तो आपने हमेशा बिल्कुल कैलकुलेटेड होके चलना है और हमेशा जिसको कहते हैं स्टेप बाय स्टेप चलना है। नहीं तो वहाँ जाके ग्रुप मालूम पुराना है, जब आप जनरल बैच में जा रहे हो, किसी के पास जा रहे हो सकता है वो लोग बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप उनको देख के प्रैक्टिस ना करें। हमेशा अपने शरीर को देख के प्रैक्टिस करें, अपने शरीर को सुने भी, समझे भी, उसको ध्यान में रखें, ना कि टीचर के इंस्ट्रक्टर को। इवन मैं तो कभी ये भी एडवाइस नहीं करता कि आप टीचर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते कि नहीं आप करके दिखाइए, आप इतनी बार करिए, आप इतनी रेपिटेशन करिए। बट वी डोंट एडवाइस, हम हमेशा ये कहते हैं कि जितना आपका शरीर आपको अलाउ करता है उतना वो करिए। चाहे आसनों में होल्ड की बात हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप उतनी ही सेकंड होल्ड करें, आप आराम से करिए जितना आपका शरीर आपको अलाउ करता हो। तो हमेशा आप सेफ जोन में चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ਜੀ ਸਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਟ ਰੱਖ ਸਕੇ? देखो योग के ध्यान के बारे में ये कहा जाता है कि
कम से कम 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम। लेकिन आज का समय ऐसा है कि शायद इतना समय हम नहीं निकाल पाते। तो एटलीस्ट हम कम से कम 30 मिनट सुबह, 30 मिनट शाम को। सुबह को थोड़ा-सा आप जो है थोड़ा मेन और मेजर पोस्चर्स को प्रैक्टिस करते हैं। इवनिंग में थोड़ा-सा आप कूल डाउन के लिए, यानी कि उस समय में आप थोड़ा-सा रिलैक्सिंग एक्सरसाइज जो सूक्ष्म व्यायाम है उनको ज़्यादा कीजिए, क्योंकि सारे दिन की थकान होती है। तो अगर आप जॉइंट मूवमेंट्स करेंगे, आप रिलैक्सिंग आसनास करेंगे, तो आपको ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा, और मेडिटेशन करके सोएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। ਜੀ ਸਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं यही कहना चाहूँगा कि योगा जो है वो कोई रिलीजन नहीं है, इट्स ए कम्प्लीटली साइंस, और सभी को अधिकार है स्वस्थ रहने का, सुखी रहने का। तो योग करते रहिए, निरोगी बने रहिए। और मैं अपने जो एकम टीवी चैनल है उनका भी धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दी और भी सभी से रूबरू होने का मौका दिया। तो मैं सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूँ जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं या देख रहे हैं। सो मैं उनसे भी विनती करूँगा कि आप योग को जरूर अपनाएं। ये मत सोचिए कि ये किसी धर्म संप्रदाय का हिस्सा है या किसी एक पर्टिकुलर इंसान की देन है। ये तो हम सबके ऋषि मुनियों ने बहुत तपस्या की है, उसके बाद ये इस सृष्टि को दिया है। तो इसको जरूर अपने जीवन में अपनाएं, और क्योंकि स्वस्थ रहना, सुखी रहना सभी का सपना है, और ये आपके सपने को पूरा कर सकता है। ਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। और मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ कि ये वाहिगुरु जी ने, परमात्मा ने ये तोहफ़ा दिया है, और मेरी सेवा जो है पंजाब में लगाई है। और हम यहाँ पे योग इंटरनेशनल योगा टीचर ट्रेनिंग भी रन कर रहे हैं एवरेस्ट योगा इंस्टीट्यूट में, और बहुत ही अच्छा स्कोप हमें मिल रहा है। सारे वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं सभी देशों से, और सबसे ज़्यादा हमने जैसे बताया कि कोरोना टाइम में भी सेवा की है, क्योंकि योग का अर्थ ही सेवा है। तो हम उस सेवा में भी लगे हैं। अगर उस तरह से भी हम कभी किसी की कोई हेल्प कर पाएँ तो आप हमारे एवरेस्ट योगा इंस्टीट्यूट के पेज पर जाके उसको चेक कर सकते हैं और हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। ਜੀ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਵਾਕਈ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਸਰਤਾਂ ਤੇ ਯੋਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।